हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं PT 365 पढ़ा रहा हूँ आपको साइंस एंड टेक का। और इसमें मैं आपको यूनिट नंबर 5 जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पिछले वाला यूनिट जो हेल्थ वाला सेक्शन था उसको मैंने पिछली क्लासेस में कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा आज 2 यूनिट अल्टरनेटिव एनर्जी और 1 यूनिट और पढ़ाएंगे, 5वां और 6वां यूनिट। इसमें लिखा है, पहला टॉपिक है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है BESS जो है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो सुर्खियों में क्यों रहा? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड सेकी ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। तो सब यही अपने आप में एक बहुत बड़ा करंट अफेयर है। ये UP PCS में भी पूछ सकता है, BPSC में भी पूछ सकता है, साथ साथ UK PCS से लेकर के हरियाणा PCS से लेकर के सभी PCS एग्जाम्स में ये सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि एक बार आप जानते होंगे 2022 में ये सवाल UP PCS ने पूछा था, किस पे? सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट। ठीक है, तो वो कोच्चि वाला एयरपोर्ट था। तो ऐसे सिस्टम्स पे, ऐसे चीज़ों पे वो सवाल पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। PYQ का अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा कि सवाल कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बनते हैं। तो ये वाला एक जो है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए भी, दोनों सभी के लिए। तो सेकी ने छत्तीसगढ़ में शुरू किया है भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को। अब ये बात ये है कि इसका ये जो शुरू किया गया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, ये सोलर एनर्जी का उपयोग करके एनर्जी का स्टोरेज करता है। ठीक, और ये जो सेकी है जो इसने शुरू किया है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और अभी आपको पता होगा कि अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है बैटरी ऊर्जा का जो स्टोरेज सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना को मंजूरी दे दी थी पिछले दिनों। ठीक है, वो बातें यहाँ पे की गई हैं। अब आता है कि जो एनर्जी स्टोरेज, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो स्टोरेज होता है, उसमें अगर देखा जाए तो यांत्रिकी में पंप्ड हाइड्रो, फ्लाई व्हील, कंप्रेस्ड एयर। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज में देखा जाए तो सेकेंडरी बैटरीज होती है, सेकेंडरी बैटरीज में लेड एसिड वाली होती है, एक जो है सोडियम सल्फेट वाली बैटरी होती है, फ्लो बैटरी होती है। इसी तरह से अगर विद्युत वाली सिस्टम से देखा जाए उसमें तो डबल लेयर कैपेसिटर्स होता है, सुपर कंडक्टिंग मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं। जो अगर रासायनिक में देखा तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं, सेंसिबल हीट स्टोरेज होता है। तो ये तमाम प्रकार के एनर्जी स्टोरेज का कैपेसिटी होती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं। तो एक अगर बैटरी ऊर्जा प्रणाली के बारे में, भंडारण प्रणाली के बारे में बात की जाए, BESS के बारे में बात की जाए, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल जो स्टोरेज प्रणाली है, जिसमें क्या होता है कि बिजली होती है उसको भंडारित करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये रिएक्शंस आप देखे होंगे, जैसे इसमें अगर आप देखा जाए तो विद्युत रासायनिक वाला में आप देखो ना, इसमें द्वितीयक बैटरी है, फिर लेड एसिड वाली बैटरी हो गई, इसमें सोडियम सल्फेट वाली बैटरी होगी, फ्लो बैटरी, तमाम प्रकार के जो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है इसमें काम किए जा रहे हैं। ठीक है, BESS के प्रकार में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड फ्लो बैटरियाँ, इसको एक नॉन फ्लो बैटरी होती है, एक दूसरी फ्लो बैटरी होती है। नॉन फ्लो को स्टैंडर्ड बैटरी भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट, वो उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके डूबे हुए प्लेट्स होते हैं, जैसे 2 पेयर पे होंगे, और इन पेयर को, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें 2 आपका जो इलेक्ट्रोड होंगे, और इसमें क्या होगा, इन प्लेटों को अलग अलग करने के लिए एक नॉन कंडक्टिंग लगा होगा जो कि वो इनको अलग सेपरेट करेगा। जैसे कि लेड एसिड बैटरी हो गया, निकल कैडमियम बैटरी हो गया, लिथियम आयन बैटरी अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे, सोडियम सल्फेट बैटरी हो गया। ये इसमें नॉन फ्लो बैटरियाँ होती हैं। एक होती है फ्लो बैटरी, जिसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें टैंक और मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट के प्रवाह को नियंत्रित के लिए पंप का इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें रेडॉक्स फ्लो बैटरी हो गया, हाइब्रिड फ्लो बैटरी हो गई। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं इसमें बेसिकली। तो वायबिलिटी जो गैप फंडिंग है उसमें अगर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसको मंजूरी दी थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो इस योजना में 2030-31 तक हमें 4000 मेगावाट की जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी वाली जो परियोजना है उसको डेवलप करने की परिकल्पनाएं की गई हैं। उसमें 40% तक उसको फंडिंग की जाएगी, और इसमें बाकी वाला जो समर्थन होगा वो बजटीय सहायता के तौर पर होगा। ठीक है, एक बात है, इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी चीज़ें आप छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है लिथियम आयन बैटरी, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया है, एकदम सेम चीज़ें वही सब रिपीट हुई हैं। इसलिए, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं आपको वही चीज़ बता दूंगा कि अगर ब्लाइंड में लाइन पढ़ाएंगे
तो फिर वही मतलब नहीं कि अब क्या मतलब रहेगा मेरे पढ़ाने का फिर। ठीक है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है सबसे। ठीक, तो क्योंकि रिवीजन भी तो करना है आपको, तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में चलिए बात करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी के जो को इन्वेंटर थे, सह आविष्कारक थे, जॉन बैरिस्टर गुडनाइफ, इनका निधन हो गया और इनको इनके लिए जो है इसकी चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो न्यूज़ में क्या रहा, लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी होता है। इसको रिचार्ज कर लेते हैं, अगर डिस्चार्ज हो गया तो जो लिथियम आयन होगा इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, तो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उससे पॉजिटिव की तरफ आयन्स फ्लो करने लगते हैं। और वहीं अगर इसको चार्ज कर दिया जाए तो फिर पुनः जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रोड की वापस आने लगते हैं आयन्स। और इसमें अगर इस्तेमाल की जाए जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोड के रूप में, तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का हो सकता है। ठीक, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड का हो सकता है, लिथियम आयरन फॉस्फेट का हो सकता है। और अगर देखा जाए तो गुडनाइफ जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने कोबाल्ट ऑक्साइड के कैथोड से लिथियम बैटरी का कोबाल्ट ऑक्साइड के कैथोड से इसी से विकास किया था। और ये सबसे अधिक जो है क्योंकि ये वाला जो कैथोड था वो हाई वोल्टेज दिया था अन्य बैटरियों के मुकाबले। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या इस्तेमाल होगा, जो बैटरीज होंगी उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो फ्लूइड होगा उसके क्या इस्तेमाल होगा, तो ईथर का इस्तेमाल होता है। ईथर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th में पढ़े होंगे जानते होंगे। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी होती है, उसमें क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब सॉलिड स्टेट बैटरी में क्या होता है, लिक्विड नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ठोस होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब इस बैटरी का, लिथियम आयन बैटरी का क्या मतलब लाभ हुआ, तो इसका वजन काफ़ी कम होता है, एनर्जी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। और इसमें क्या होगा, 5000 बार, तो इसमें अगर देखा जाए 5000 बार से अधिक बार इसको हम चार्ज कर सकते हैं, मतलब डिस्चार्ज होगी फिर चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कैपेसिटी थोड़ा लो हो जाती है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से इसे कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है, सेल्फ डिस्चार्ज की दर भी कम होती है, मेमोरी इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मेमोरी इफेक्ट क्या होता है आपको पता है, अगर मेमोरी, जैसे अभी मान लो कि आप एक मोबाइल लो, ठीक है, अब उस मोबाइल को ये मतलब प्रयोग मत करना, बट आप जानते होंगे जिसके पास मोबाइल, भाई सब लोग यूज करते हैं, कुछ समय बाद जैसे मान लो कि आपने मोबाइल चार्ज में लगाया और फिर तुरंत निकाल लिया। इसीलिए आप देखोगे बैटरी के प्रिस्क्रिप्शंस में लिखा रहता है कि आपको बार बार चार्जिंग पे थोड़े थोड़े समय के लिए नहीं लगानी है, एक ही बार लगाओ, चार्ज कर लो, हटा दो उसके बाद। क्यों, क्योंकि अगर बार बार चार्ज करोगे फिर वो डिस्चार्ज होगी, फिर चार्ज करोगे फिर डिस्चार्ज होगी, थोड़ा थोड़ा करोगे तो ऐसे क्या होता है कि उसमें बैटरी का जो मेमोरी होता है ना वो वही कैपेसिटी को डेवलप कर लेता है, और वो क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी एकदम बिल्कुल, मतलब वो अपनी कैपेसिटी को लो कर लेता है। एक प्रकार से उसके मेमोरी में जो है वही चीज़ें रिपीट होने लगती हैं और इससे बैटरी की जो कैपेसिटी होती है टोटल वो कम हो जाती है। तो लिथियम आयन बैटरी के नुकसान भी बहुत हैं क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी अधिक होती है, ओवर हीट हो जाती है। ओवर हीट होने वाला समस्या सबसे अधिक है लिथियम आयन बैटरी में। अगर आप जानते होंगे, कई बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि चार्जिंग के दौरान मोबाइल बैटरी फट गई या मोबाइल फटने की घटना होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो ओवर हीट होता है, ओवर हीट होने लगता है जल्दी और इसी से आग लग जाती है। इसकी तुलना में जो है अन्य प्रकार की, अब बात आती है कि अन्य बैटरी सिस्टम्स जो सुर्खियों में रही हैं तो उनकी बात करते हैं। तो इसी का विकल्प, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैटरीज आई हैं, जैसे एडवांस केमिस्ट्री सेल है। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, एसीसी बैटरी जो है, ये न्यूज में क्यों रहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत इसके निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित कर दी। अब ये क्या है, इसमें आप ये उन्नत एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाली जो है भंडारण की नई पीढ़ी है जो कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी की बात की जाती है। अब करती क्या है, जो विद्युत ऊर्जा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी में भंडारित करेगी, मैंने स्टोर करेगी। कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी के रूप में। और जब आवश्यकता पड़ेगा, जब मान लीजिए हमें ज़रूरत है, तो फिर इसे क्या करेगी, फिर से इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो ये क्या है, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज है। दूसरा आता है बायोडिग्रेडेबल सुपर कैपेसिटर। इसको किसने बनाया है, तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। कौन, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर को विकसित किया। ये क्या है, ये पतला, हल्का, बायोडिग्रेडेबल होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, ग्रेविटी बैटरी। अभी ग्रेविटी बैटरी क्या है, इसमें चार्ज करना और डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे कि ग्रेविटी बैटरी नाम से आप समझ आएगा, ग्रेविटी, इसमें लिफ्टिंग यानी कि चार्ज करना और लोअरिंग यानी कि डिस्चार्ज करने वाली प्रोसेस शामिल होती है। जैसे इसमें मान लो इसमें प्रचुर मात्रा में हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी इसमें उपलब्ध होती है। और जब बैटरी भारी वजन या ब्लॉक्स को हवा में उठाएगी और इसे ड्राफ्ट स्टेज तक उठाएगी, फिर उसके लिए क्या करेगी, लिफ्टिंग का इस्तेमाल करेगी। फिर जब लोअर करेगी तो इससे फिर इसके बाद जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर एक एक ब्लॉक को नीचे करेगी। तो इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी
डेवलप होगा। जब काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा तो फिर क्या होगा, इसी जो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके मोटर चलाया जाएगा और बिजली उत्पन्न किया जाएगा। तो ये ग्रेविटी बैटरी की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाएगा, फिर जब उसको नीचे किया जाएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होंगी उसी में वही क्या होता है ना कि लिफ्टिंग एंड लोअरिंग का प्रोसेस इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट वाला है सोडियम आयन बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिथियम आयन बैटरी का एक जो है विकल्प के रूप में विकसित हुआ है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें, लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में सोडियम आयन आई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें कि सोडियम आयन बैटरी में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए सोडियम आयन का इस्तेमाल होता है, लिथियम आयन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अब इसका लागत भी कम होता है। सोडियम आयन क्या है कि प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक उपलब्ध भी है, तो ऐसे में क्या होता है, इसकी जो टेम्परेचर की जो सहनशीलता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, शून्य वोल्टेज पे भी स्टोर कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और ये फास्ट चार्जिंग का भी विकल्प देता है, और साथ साथ क्या है ऊर्जा एनर्जी डेंसिटी भी काफ़ी है, और ये हीट होकर फटने की संख्या यहाँ पे संभावना यहाँ पे कम होती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपने देख ली। नेक्स्ट आर्टिकल आता है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है, क्योंकि चीन ने दुनिया का पहला चौथा पीढ़ी वाला परमाणु रिएक्टर आरंभ कर दिया। चौथा पीढ़ी वाला परमाणु रिएक्टर से आपका क्या आशय है कि इसमें जो होता है, इसमें कूलेंट के तौर पे जो है ये प्रेशर वाला पानी नहीं इस्तेमाल होगा, प्रेशर वाला जो है भारी मंदक जल इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। फोर्थ पीढ़ी का जो भी परमाणु रिएक्टर होते हैं, ठीक है, फोर्थ पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर में कूलेंट के तौर पे हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। ध्यान देना, इसमें दाब युक्त यानी प्रेशर वाला जल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है, ये बात है। तो चीन ने जो चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर आरंभ किया और इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिजाइन का इस्तेमाल किया। अब आता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता क्या है, पहले इसको जान लेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, 30 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की एनर्जी कैपेसिटी को लिए एडवांस परमाणु रिएक्टर होते हैं। अब इसमें स्मॉल क्या है, स्मॉल देखो तो इसमें अगर फिजिकली देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होते हैं उसकी तुलना में छोटे आकार का होता है, ठीक। मॉड्यूलर यानी कि उसके जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, उसको हम किसी फैक्ट्री में असेंबल करेंगे और जब इसको क्या करेंगे, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी इकाई पर, मतलब इसको पूरे एक पूरा इकाई बना करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में हम लोग असेंबल कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में। और रिएक्टर क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर फिजन की इस्तेमाल करके जो है फिजन, अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन, उसकी प्रोसेस का इस्तेमाल करके ऊर्जा को पैदा किया जाएगा, यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आपने देख लिया। अब इसमें कई सारे जो है इसमें प्रकार होते हैं, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, पढ़ लेते हैं। लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMR होता है, मरीन बेस्ड होता है, हाई टेम्परेचर बेस्ड होता है, लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम होता है, मोल्टेन साल्ट रिएक्टर होता है, माइक्रो रिएक्टर होता है। तो ये तमाम प्रकार के इसमें जो है कि आपके देखेंगे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं। इसके लाभ क्या है, तो सबसे अधिक जो है एडाप्टेबल होता है, यानी क्षमता के अनुसार इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसके स्केलेबल भी होता है, ईंधन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होती है, पैसिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं। बाद में मैंने अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई, जैसे अभी आज की मैं जो आप क्लास करा रहा हूँ, अभी ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, न्यूक्लियर रिएक्टर के पास एक मिसाइल गिरी है, कितना बड़ा खतरा है ये। न्यूक्लियर रिएक्टर के पास अगर मिसाइल गिरती है तो कितनी बड़ी तबाही आ जाएगी, और ये वर्ल्ड वार 3 का स्टार्ट होने की संभावनाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसी अगर स्थिति आती है तो इसमें पैसिव सेफ्टी फीचर्स, यानी कि इसमें क्या होगा, रिएक्टर को बंद कर दिया जाएगा, इसको ठंडा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सुविधाएं इसमें होती हैं और ये किफ़ायती होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये बात है आपने देख ली। अब इसमें आता है, अब ये वाला इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशंस छोड़ दो, ये उतना नहीं पूछेगा, अब इसमें जाएगा भी नहीं। एक बात आपको ध्यान देना है, पेरिस कन्वेंशन के लिए जो है ये आपका ब्रुसेल सप्लीमेंट्री कन्वेंशन है, तमाम ये कन्वेंशंस हैं। इसमें अभी कुछ फैक्ट दिया, लेकिन इसमें सवाल नहीं बनेगा, श्योर रहिए आप। नेट एनर्जी गेन आता है, नेट एनर्जी गेन तीसरा वाला आर्टिकल है। इसमें सुर्खियों में क्यों रहा कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं उन्होंने नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की, नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन किया और दूसरी बार नेट एनर्जी गेन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। दूसरी बार नेट एनर्जी गेन में प्राप्त करने की सफलता की। तो अब आपको पढ़ाना क्या है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। आसान भाषा में बताऊं, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक परमाणु से 2 परमाणु टूटकर निकलेंगे और इस दौरान जो एनर्जी निकलती है वो
जो होती है उसमें क्या होता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जो होता है वो ईंधन लगता है, ठीक है। और इसमें अगर मतलब देखा जाए तो इसमें 2 परमाणु जो है ये बाय प्रोडक्ट्स के रूप में निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है तो उसमें 2 परमाणु रहेंगे और वो मिल करके एक परमाणु का निर्माण करेंगे, भारी परमाणु का। जिसमें अगर देखा जाए तो ईंधन इसमें क्या होगा, तो इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, 2 परमाणु के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा और इसमें बाय प्रोडक्ट हीलियम आता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 हल्का परमाणु रहेगा, उसके न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे और एक भारी परमाणु का निर्माण कर लेंगे। और ऐसी अवस्था कब, अब ये जो प्रोसेस होगा न्यूक्लियर जो फ्यूज़न वाली जो प्रोसेस होगी, रिएक्शन होगा, ये कैसी अवस्था में होगा, तो प्लाज्मा की अवस्था में होगा, प्लाज्मा स्टेट में होगा। प्लाज्मा स्टेट में होगा क्यों, क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, ये एकदम हॉट, गर्म और ये क्या चार्ज गैस होती है, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव वाले आयन होंगे वो फ्री जो मुक्त जो गति वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री स्टेट वाले, उससे बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें इस प्रक्रिया में 2 जो पॉजिटिव आयन्स होंगे एक दूसरे के निकट आएंगे और अगर देखा जाए तो अगर एक दूसरे के निकट आकर फिर ये बड़ा निर्माण करेंगे। लेकिन इसी में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी जाती है कि 2 रिपल्सन भी होता है, जैसे कि 2 परमाणु जो आपस में ना करके बल्कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, कूलम्ब बैरियर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूलम्ब बैरियर, ठीक। अब कूलम्ब बैरियर को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे अब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसे में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काफ़ी हाई मात्रा में जो है एनर्जी यहाँ पे दोनों तरफ से देनी पड़ेगी, तभी जाकर के फिर ये एक दूसरे को जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला जो है ये प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक। ये बातें हैं। अब इसका महत्व क्या है न्यूक्लियर फ्यूज़न का, तो इसमें देखा जाए तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एकदम बिल्कुल स्वच्छ होगी और एकदम सिक्योर सोर्स वाली होती है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होता। और 1 किलोग्राम अगर संलयन ईंधन होगा वो क्या करेगा, 10 मिलियन किलोग्राम का जो जीवाश्म ईंधन उतनी बराबर ऊर्जा दे सकता है। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें कच्चा माल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर अब इसी में हाइड्रोजन के होगा, इसके न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बनाएंगे बाई प्रोडक्ट्स के रूप में, क्योंकि H + H = H2, ठीक है। ये वाले समस्या आपने देख लिया रिएक्शंस। अब ये प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध भी है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फ्यूजन वाला प्रोसेस जो होता है इसमें अगर दो परमाणु होते हैं, वो एक परमाणु वो 2 हिस्से में टूट जाता है, ठीक है, 2 हिस्सों में, तो ऐसे में क्या इसमें कच्चा माल क्या होता है, यूरेनियम इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है, जो कि क्या होता है सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें अभी यहाँ पे नीचे बात कर रही थी तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की ही ऊपर बात की जा रही थी इसमें, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की ही बात की जा रही थी, परमाणु विखंडन की, ठीक है, ये बात फ्यूज़न की विखंडन वाली। तो अभी नेट एनर्जी गेन के बारे में जानते हैं। नेट एनर्जी गेन, तो नेट एनर्जी ज्ञान क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन से जो वाणिज्यिक ऊर्जा है उसे प्राप्त करने के लिए जो है नेट एनर्जी गेन का होना बहुत जरूरी है। जो संलयन है, जो फ्यूज़न है, उसके प्राप्त करने के लिए नेट एनर्जी गेन का होना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि नाभिकीय संलयन जो होगा उस रिएक्शन में जितनी एनर्जी कैपेसिटी खपत होगी शोधकर्ताओं से उससे अधिक उत्पादन करना होगा, यानी तभी तो नेट एनर्जी गेन होगा। जैसे मान लो अगर ये मान लो कि हम क्या है कि हम एक टन जो है वो एक बैरल तेल हम यूज करते हैं किसी चीज़ को, तेल को उसमें खनन में, ठीक है। तो अगर हम एक टन बैरल का इस्तेमाल करते हैं तेल का खनन के लिए, तेल के इनोवेशन के लिए, खोज के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, तो हमें क्या करना है, लगभग हमें यानी हमें 2 टन या 5 टन या उससे अधिक तो हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम नेट एनर्जी गेन होंगे। यानी कि अगर मान लो हम 10 यूनिट एनर्जी खर्च कर रहे हैं और मुझे वहाँ पे एनर्जी फिर प्राप्त हो रही है 5 यूनिट, तो हमारे पास नेट एनर्जी गेन थोड़ी हुआ, नेट एनर्जी लॉस हो गया हमारा तो 5 यूनिट हमारा एनर्जी लॉस हो गया। ऐसे में नेट एनर्जी के लिए क्या है, नेट एनर्जी गेन में कि हमें जितना एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उसके एनर्जी को प्रोडक्ट को पाने के लिए उससे हमें अधिक दोगुना हो या उसके नेट एनर्जी से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 10 यूनिट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 15 यूनिट हो, 20 यूनिट हो, 12 यूनिट हो, मतलब हमें थोड़ा सा अधिक हो, तभी तो नेट एनर्जी गेन होगा, वरना वो तो लॉस में हो जाएगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो भारत ने जो संलयन फ्यूजन वाला रिएक्टर है उसको नेट एनर्जी गेन को प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITR परियोजना का हिस्सा भी है, ठीक है। और भारत ने खुद का स्वयं भी अपने जो है स्वदेशी टोकामक आदित्य और अर्ध स्वदेशी स्टडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकमक SST-1 का निर्माण किया। टोकमक क्या होते हैं, एक प्रकार के फ्यूज़न जो होगा ना प्रोसेस, उसका एक डिवाइस होता है, उपकरण होता है। और इसमें जो भी फ्यूजन्स होंगी, जो भी एनर्जी होगा, उसको दोहन उसकी कैपेसिटी का जो है इस्तेमाल करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अब टोकमक क्या होता है, तो टोकमक अगर जैसे आप जानते होंगे कि जैसे जो सूर्य और तारे को ऊर्जा कैसे मिलती है, फ्यूजन से ही मिलती है, तो उस फ्यूजन से मिलती है, तो फ्यूजन से तो उसी प्रोसेस को जो है जो टोकमक होता है
वो समझो कि आप, जिसमें अगर आप देखो तो जो तारे होते हैं, सूर्य होता है, उसमें टोकमक कैसे सिद्धांत कैसे होगा, जैसे कि आप समझो कि एक डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस है। अब यहाँ पे रिएक्शन फ्यूजन्स वाले रिएक्शंस हो रहे हैं, फ्यूजन्स वाले रिएक्शंस हो रहे हैं, तो फिर अब वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो है कब कैसे वो आपके हीट के रूप में जाएगी। जैसे आप सूर्य है, सूर्य का हीट कैसे पहुँच रहा है, क्योंकि हीट जो है एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है ना। जैसे आप समझो कि अब सीधे सीधे आपको जला तो रहा नहीं रहे वो उसमें जो फ्यूज़न हो रहा है तो उसका जो सरफेस एरिया है वहाँ पे हीट जो है ऑब्जॉर्व हो रही है। अब हीट ऑब्जर्व होकर ही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो टोकमक वाला जो डिवाइस है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना है। ये एक प्रकार का जो एक प्रायोगिक मशीन है, जिसमें क्या होता है, जो फ्यूज़न वाली जो ऊर्जा होगी वो क्या करेगी कि जब जो ये आपका डिवाइस है उसके दीवारों पे क्या होगी, गर्मी के रूप में, हीट के रूप में ये ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। अब इसी हीट का जो है ऑब्जर्व के जो है वो उसके तौर पे फिर वो काम करेगा, फिर डोनेट करेगा इसको, और ये फिर जो है इसके बाद से जो एनर्जी होती है वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो है इसी टोकमक का, अब इसी जो टोकमक का निर्माण करने के लिए ITR परियोजना भी है, तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना। अब ये जो है ये बताता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको ये एनर्जी के ग्रीन जो स्वच्छ एनर्जी स्रोत के रूप में इसको स्थापित करना। इसमें भारत, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ 35 देशों से सहयोग इसमें मिला है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य घटनाक्रम है, जैसे कि जूलियस हर्बर्ट ओपेनहाइमर, ये क्या है, एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक ये उसके बनाने में उसको भूमिका निभाई थी। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक जो है फंक्शनल परमाणु जो हथियार उसको विकसित करने में अमेरिका जो का नेतृत्व था उसके उसी के प्रयास का जो है कूट नाम दिया गया था, उसको जो है कूट नाम था ये। अब इसी सोच से पहले जो है परमाणु बम बनाने में मदद मिली थी, और इसे परमाणु बम के जनक के रूप में भी इन्होंने जो है जाना जाता है, ठीक है। JT60SA क्या है, जो है एक प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। अब इसका जो है दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रायोगिक रूप से नाभिकीय संलयन रिएक्टर है JT60SA। ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ, जापान में हुआ। और किस किस पहल है ये, तो EU की, यूरोपियन यूनियन की और जापान की, ठीक है, ध्यान देना। अब काकरापार आता है ऊर्जा संयंत्र। काकरापार ऊर्जा संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अच्छे से समझते हैं कि गुजरात में देश का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट वाला काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हुआ है। इसको मैंने मंथली मैगजीन में कराया था, मुझे याद है, गुजरात में हुआ है। और क्या है, सबसे बड़ा स्वदेशी 700 मेगावाट का जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरापार 3 है, इसको ध्यान देना। ये देश का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। और किसने बनाया है, तो NPCIL ने बनाया है, NPCIL ने बनाया। ये क्या है NPCIL, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। किसके अंदर आता है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये एक उसका एक जो है उपक्रम है, PSU है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है इसमें कि जो काकरापार जो परियोजना है, ठीक है, 3 वाली, इसमें क्या है, दाब युक्त भारी जल रिएक्टर है, ठीक है, प्रेशर्ड हैवी वाटर जो रिएक्टर है इसमें, और ये स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण भी है। अब इस संयंत्र ने अपने 2020 में ही क्रिटिकलिटी स्थापित कर ली थी। क्रिटिकलिटी क्या होती है, तो ऐसी अवस्था होती है, ऐसा जब मतलब कोई भी जो संयंत्र होगा वो क्रिटिकलिटी कब हासिल करेगा, जब क्या करेगा, जब प्रत्येक विखंडन जो भी विखंडन होंगे, ठीक है, वो इतनी मात्रा में अगर न्यूट्रॉन रिलीज करें कि जो भी फिर रिएक्शंस चाहिए उस रिएक्शंस को वो न्यूट्रॉन्स जो है वो जारी रख सकें, कंटिन्यूअस वो जो है रिएक्शंस चलते रहें, ठीक। ये क्रिटिकलिटी देखें तो 2020 में क्रिटिकलिटी जो है हासिल कर ली थी। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में यूज होगा, और भारी जल को जो है मंदक के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी हमने चीन को देखा था, जिसमें कि वहाँ पे कूलेंट के रूप में मंदक, वहाँ पे क्या किया जा रहा था, वहाँ पे हीलियम का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे वो चौथी श्रेणी का जो है वो परमाणु था, ऊपर आपको मैंने बताया था। अब इसमें भारत में जो परमाणु ऊर्जा है, अब वो क्या, भारत इस समय अपने जो परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम है पूरा, वो उसके दूसरे चरण में ये भारत है अभी। तो होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन को सीमित भंडार को देखते हुए 3 चरण में जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना यहाँ पे की थी, ठीक। तो प्राकृतिक यूरेनियम यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहले चरण में भारी जो जल रिएक्टर होगा वो क्या करेगा, प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का इस्तेमाल करेगा और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं, ठीक है। सेकेंड चरण में जो भारत है, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम का मिश्रण होगा, और इसमें थोरियम को जो है परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र में शामिल किया जाएगा। तीसरा जो चरण होगा, अभी जब आया नहीं है, अभी तीसरा चरण जब आएगा, इसमें रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम यूरेनियम का मिश्रण होगा, और थोरियम यूरेनियम में परिवर्तित हो जाएगा, जो रिएक्टर को शक्ति देगा। ये बातें यहाँ पे 3 चरण में दी जाएंगी। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम भंडार में बढ़ोतरी कर दी है। वेपन ग्रेड यूरेनियम से तात्पर्य क्या है कि जो यूरेनियम 235 है उसका 90% से अधिक जो उसको संवर्धित कर लेना। और यूरेनियम का जो संवर्धन होता है वो क्या है कि
मतलब जो भी यूरेनियम होगा खनन किया जाएगा उसको हम लोग परमाणु ईंधन बना लें इसके तौर पे, तो उसी का एक प्रोसेस होता है यूरेनियम का संवर्धन। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब जब यूरेनियम को जो है 20% से अधिक संवर्धित करेंगे तो ये क्या होगा, जो है जो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम में बदल जाएगा होता है। ठीक है, ये बातें। अब ये प्राकृतिक रूप से जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है यूरेनियम, ये भी ध्यान देना है और ये चीज़ों को आपको एकदम देखते रहिएगा। यूरेनियम 241 है, ये क्या है, ये पहले से जो अज्ञात यूरेनियम है उसका एक आइसोटोप जो है यूरेनियम 241 की खोज की गई है। इसका परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान क्या है, वो 241 है, ध्यान देना इसमें। अब ये एक प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी तत्व है, आप जानते हैं। तो अभी इस जो नया जो आइसोटोप्स है इसको क्या है कि मल्टी न्यूट्रॉन ट्रांसफर नाम का एक प्रोसेस हो रहा था, उसमें जो है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 आइसोटोप के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान किया था, उसी दौरान इसको खोजा गया। एडवांस लिंकिंग प्रोसेस सिस्टम है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, उसमें जो है संग्रहित रेडियोधर्मी संदूषक जल को जो है एडवांस लिंकिंग प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से जब उपचार किया गया उसके बाद प्रशांत महासागर में छोड़ दिया गया। यानी यहाँ पे किस लिए, तो जो रेडियो न्यूक्लियर जो ये क्या है पंपिंग और फिल्ट्रेशन प्रणाली है, यानी जो दूषित जल होगा उसमें से क्या होगा कि जो सीजियम और स्ट्रेंटियम होगा उसको निकाला जाएगा और जो उसको निकाल करके फिर हम उसको पानी को जो है वापस जल में छोड़ सकते हैं। तो ये जो है एडवांस लिंकिंग प्रोसेस सिस्टम एल्पस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो अगर दूषित जल जाता तो फिर क्या होता, वो पूरे महासागर में जो भी जलीय जीव हैं, जलीय प्राणी हैं, उनके लिए ये हानि जो है उत्पन्न करता। कुछ अन्य महत्वपूर्ण न्यूज हैं, ये मैंने मंथली मैगजीन्स में कराए थे। इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग, इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग, ये तो ग्रिड से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग। जैसे इलेक्ट्रिक वाहन में हाई वोल्टेज बैटरी है, ठीक है, और ये यूनिट बनी रहेगी और यहीं से फिर जो है ग्रिड्स में भी सप्लाई हो जाएगा अगर ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी मानकीकरण का प्रस्ताव दिया। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक वाहन है स्मार्ट चार्जिंग के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग, इसमें अभी स्मार्ट चार्जिंग में क्या होगा कि बाई डायरेक्शनल होगा, यानी दोनों तरफ से जो है चार्जिंग हो सकते हैं, पहले यूनि डायरेक्शनल होगा, इसे रिवर्स चार्जिंग भी कहा जाता है। तो अगर इसमें मेन बात क्या है, इसमें और चीज़ ध्यान देने की, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है वो क्या है, इसकी स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम के तहत इसको की गई थी। ठीक, ये बात है। नेक्स्ट आता है फिजन मोलिबेडिनम 1999। हाल ही में क्या है, भाभा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें, उसके अनुसंधान संयंत्र है उसमें ट्रॉम्बे परिसर में मॉलिबेडिनम 99 की जो है उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया। ये क्या है, जो है टेक्नीशियम जो है 99M का आइसोटोप है, ध्यान देना। अभी ये क्या, अभी एक प्रकार का गामा उत्सर्जक आइसोटोप्स है और इसका इस्तेमाल क्या होता है, रोग का पता लगाने में, अंगों का ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके वर्क फंक्शंस के बारे में स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको भी ध्यान देना है, परमाणु चिकित्सा के लिए विशेष उपयोगी होता है ये। ठीक, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स, कोबाल्ट और प्लेटिनम की मिश्र धातु से मैग्नीज को मिलाया गया तो फिर क्या हुआ, डीफीएमसी में एक जो है डीफीएमसी में उसने एक प्रभाविक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, यानी कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल हो गया। अब डीफीएमसी क्या होता है कि अगर ध्यान दें इसमें, कर देखा जाए इसमें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है डीफीएमसीज में, इलेक्ट्रिक केमिकल जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करने का एक डिवाइस होता है। इसमें मेथनॉल की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी उसको सीधे केमिकल एनर्जी होगी उसको सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। कौन सा, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स जो होते हैं, मतलब मेथनॉल का जो अगर कोई भी जो केमिकल एनर्जी होगा उसको डायरेक्ट किस में बना देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बना देगा। कौन, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स। अब इसी में कोबाल्ट और प्लेटिनम की मिश्र धातु का इस्तेमाल किया गया, मैग्नीज के साथ मिलाया गया, तो इसमें इसने कैटलिस्ट के रूप में काम किया। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शंस को और तेज बनाने का काम करते हैं। तो डीफीएमसी जो होता है हाई एनर्जी डेंसिटी, अधिक तो उसकी दक्षता होती है, कम परिचालन का तापमान होता है और सुरक्षित भी होता है, और ये मेथनॉल पे लिक्विड जो ईंधन होता है उस पर आधारित होते हैं। ग्रीन एनर्जी को ये उत्पन्न करते हैं और इसमें जो सभी इस्तेमाल होते हैं, अगर मतलब रिएक्शन के दौरान अगर देखा जाए तो सभी जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे उसका इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ CO2 को छोड़ करके। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं डिजिटल कैमरा, लैपटॉप वगैरह में जो गैजेट्स होते हैं। तो ये वाला यूनिट हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट यूनिट आते हैं हम लोग अपने डिफेंस पे। डिफेंस में भी यहाँ बात की जाएगी, तो हम लोग 2 यूनिट पढ़ने के बारे में बताया था आपको। तो डिफेंस में आता है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा न्यूज में रहा था और बहुत बवाल भी हुआ था जब इस परचेज हो रहा था। तो इसी पे जब बात हो रही थी तो काटसा का अधिनियम जो था, काटसा का, जिसमें अमेरिका जो है किसी भी जो एनिमी देश है यानी रूस, रसिया वगैरह, ईरान वगैरह से अगर कोई भी परचेजिंग होती थी तो उन पर डायरेक्ट वो प्रतिबंध लगाता था। इसी अब भारत ने S-400 जब खरीदा था तो उसी काटसा पे अधिनियम के तहत बैन लगाने की बात की गई थी, लेकिन अमेरिका ने इससे भारत को एक्सेप्शनल छूट दिया था क्योंकि उसको चाइना को बैलेंस करना है, ईरान को बैलेंस करना, तमाम प्रकार के जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे। तो वो तो बात करेंगे। मेन चीज़ है
कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सुर्खियों में क्यों रहा कि रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से जो सीमाएं थी उस पर S-400 मिसाइल यूनिट की तैनाती कर दी। तो इसीलिए लाया भी गया था कि चीन और पाकिस्तान यानी टू फ्रंट वार अगर की स्थिति हो तो हमारे पास एक एयर डिफेंस होना चाहिए, उन्नत किस्म का हाई टेक्नोलॉजी एडवांस जो है वो हमारे पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए, वायु रक्षा प्रणाली होनी चाहिए। अब क्योंकि अभी आज आप देखो एयरडोम आप प्रणाली जानते होंगे, न्यूज में है, और आज भी आप देखो न्यूज़ उठा करके, जब मैं आपको क्लास ले रहा हूँ उस वक्त, तो आप उठा कर न्यूज़ में देखो, उसमें ईरान का जो इजराइल का जो आयरन डोम प्रणाली है वो लाखों जो हज़ारों जो है वो उसने अभी इंटरसेप्ट किया है और उसको जो है मिसाइलों को और उसको नष्ट किया। नहीं होता तो इजराइल अब तक तबाह हो गया होता, आपने हमास वार के दौरान भी देखा होगा। तो S-400 क्या है? दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली यानी सरफेस टू एयर वाली ये मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। और इसको दूसरी जगह से हम इसको मोबाइल कर सकते हैं, ले आ सकते हैं और रूसी सरकार के स्वामित्व वाला जो उपक्रम है उसने इसको विकसित किया है। ये ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि जो फाइटर जेट्स होते हैं उसके खिलाफ के भी हवाई हमलों में ये कवच के तौर पर काम करता है। इसमें एक कंट्रोल और कमांड सेंटर होता है, इसमें ऑटोमेटिक ट्रैकिंग और टारगेटिंग सिस्टम होते हैं, लॉन्चर होता है और इसके लिए एक वाहन होगा। इसकी अलग अलग रडार प्रणालियाँ होती हैं और 400 किलोमीटर दूर तक जो है ये अपने लक्ष्यों का पता लगाएंगी। और इसकी सर्विलांस क्षमता अगर देखें तो 600 किलोमीटर तक होती है, एक साथ 80 लक्ष्य को साध सकती है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये लक्ष्य अगर रहेगा तो उसको वार करके गिरा सकती है, ठीक है। ये देख लिया आपने। तो आपने ये क्या देखा? S-400। भारत की कुछ अन्य प्रमुख वायु रक्षा प्रणालियाँ और भी हैं जिसमें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये चौथी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस है, ठीक। अब दूसरा अभी आकाश अस्त्र प्रणाली है, आकाश वेपन सिस्टम, इसमें कम दूरी में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और किसने बनाया है आकाश वेपन सिस्टम को? DRDO ने बनाया है आपका, ठीक है, ध्यान देना आपको। प्रोजेक्ट कुशा की बात की जा रही है, तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है? भारत 2028-29 तक, ये CDS और NDA वगैरह एग्जाम जो देंगे ना CAPF के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट कुशा में 2028-29 तक अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM प्रणाली की तैनाती करने की तैयारी कर रहा है। अभी प्रोजेक्ट कुशा को जो है DRDO द्वारा के तहत डिजाइन किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा कि स्टील्थ फाइटर विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे जो हवाई हमले होंगे, हवाई खतरे होंगे, उनको पता लगाएगा, नष्ट करने के लिए इसको डिजाइन। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 3 चरण होंगे, इसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइलें होंगी उसको निशाना यहाँ पे बनाया जाएगा। विश्व के प्रमुख जो अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो विश्व के जो प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार्ड है, थार नहीं थार्ड। ये USA की क्या है? एकल आयामी जो है सिंगल डायमेंशनल मिसाइल प्रणाली होती है, क्योंकि इसको अगर एक बार मिसाइल दाग दिया जाए, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो केवल मतलब इसका सिंगल डायमेंशन होगा, क्योंकि अगर इसमें मान देखा जाए कि केवल एक ही प्रकार की दूरी की, मतलब ये 150 से 200 किलोमीटर की मिसाइल दाग सकती है, और ये लेकिन ये इसके अलावा ये क्या है, लड़ाकू जेट को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। दूसरी में USA की जो है पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी जो है थी है PAC-3, ये 180 किलोमीटर की रेंज पे जो है हवाई लक्ष्य भेज रख सकती है। दूसरा है नासैम्स, ये क्या है? अत्याधुनिक जो है, और ये अत्याधुनिक है और युद्ध योग्य है और मध्यम रेंज की वायु रक्षा प्रणाली है अमेरिका की। आयरन डोम सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इजराइल की जो है सबसे कम दूरी की और उन्नत है, सबसे जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। इसमें एक डिटेक्शन है, एक ट्रैकिंग रडार है और एक युद्ध प्रबंधन निरंतर हथियार नियंत्रण वाली प्रणाली होती है। और इसमें कौन सी मिसाइल लगी होती है? तामीर मिसाइलें लगी होती है, जो इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। ये करती क्या है? किसी भी रॉकेट को, मिसाइल को, UAVs को क्या करेगी? हवा में ही ट्रैक करेगी, उसे वहीं पर निष्क्रिय कर देगी। ध्यान देना आपको। डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली क्या है? तो इजराइल ने हमास के जो रॉकेट आ रहे थे उसको जब इसमें टेंशन्स बढ़ी थी हमास के साथ गाज़ा पट्टी के जो एरियाज थे एस्कलॉन वगैरह में, तो उसमें क्या हुआ था, उसको रॉकेट्स को रोकने के लिए डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया था। इसमें क्या हुआ? इसमें एक मिसाइल फायर यूनिट होगी, एक फायर कंट्रोल रडार होगा, युद्ध प्रबंधन स्टेशन होंगे और एक इंटरसेप्टर्स होगा। ये अगर देखा जाए तो इसमें तो प्लग एंड प्ले के तौर पे इसको डिज़ाइन किया गया है हवाई और मिसाइल खतरों के। मतलब इसमें क्या है, ऑटोमेटिक रूप से सभी सिस्टम्स को ये क्या करेगी, पहचान सकती है और वो अपनी खुद की जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगी, उसको जो है अपने फिर से वो फायर हो जाएगी और उसको नष्ट कर देगी। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव है, ये ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जो है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में शामिल हो गए हैं।
तो इसका लक्ष्य क्या है कि जो नाटो की इंटीग्रेटेड वायु और मिसाइल रक्षा जो डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो इसका यूरोपियन स्काई फील्ड इनिशिएटिव में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड शामिल हुए हैं, क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसी बीच में ये लोग डर रहे हैं और जरूरी भी है अपने देश की रक्षा के लिए आपको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हमने देख ली। अब आता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ईरान ने अपने स्वदेश निर्मित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया। मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो फतह के अनावरण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फतह के बारे में जानना। तो अब फतह क्या है? फतह जो है आपको ध्यान देना है, नाम को ही पूछ लेगा कभी कभी सवाल से, वनडे एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो फतह जो है वो ईरान की मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं? ऐसी हथियार प्रणाली होती हैं जो ध्वनि की गति से, जो ध्वनि का गति उससे 5 गुना तेज, यानी मैक 5 का जो है अगर होगा वो हाइपरसोनिक होगा। मैक 1.0 से मतलब होगा अधिक तो वो सुपरसोनिक होगा। मैक 1 के बराबर होगा तो ट्रांससोनिक होगा, और मैक 1 से कम होगा तो वो सबसोनिक होगा। ठीक है, तो हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं वो क्या कहते हैं, जैसे अगर जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी ना वो क्या करेंगे, एक बार आपका जो ऐसे इस वाले ट्रैजेक्टरी में वो करती है। मान लो यहाँ से लॉन्च हुई तो ऐसे ये पूरे जो है एटमॉस्फेयर को भेदेंगे, ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से सीधे जो है हीट करेंगे टारगेट को। लेकिन जो हाइपरसोनिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, कम ऊंचाई पर ऐसे सीधे जाती हैं ऐसे। ठीक है, इसका ट्रैजेक्टरी ये होता है। अब इसमें हाइपरसोनिक जो हथियार प्रणाली होती है दो प्रकार की होती है। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है, दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। तो अगर ये ग्लाइड व्हीकल क्या होती है, अगर आप फोटोज विजुअल देखे होंगे तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर ये एक व्हीकल है, ठीक है, एक व्हीकल है, इस पर क्या है, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इस पर क्या होगा, इसमें यहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एक जो है एक उसमें एक रॉकेट लगा होगा, उस रॉकेट के माध्यम से ये हवा में जाएगी और ये हवा में मान लो, और ये हमारा टारगेट है, ये हवा में यहाँ तक पहुँच गई। फिर वहाँ से उस रॉकेट से फिर क्या करेगी, फिर वो एकदम काफ़ी तीव्र गति से फिर वो सीधे अटैक करेगी इस पर। ठीक है, तो यानी यहाँ से रॉकेट के माध्यम से हवा में गई और फिर वहाँ से। और दूसरी क्या होती है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। यानी अगर एक बार, अब ये मान लो टारगेट है हमारा, तो इसलिए अगर एक बार जो है हमारा ये सीधे अगर हमारा टारगेट निर्धारित होगा तो फिर ये सीधे क्या करेगी, हाई स्पीड जो स्क्रैम जेट इंजन द्वारा संचालित हो जो डायरेक्ट जाकर के वो हिट कर देगी और यहीं से लॉन्च हो जाती है वो। ठीक है, हाइपरसोनिक हथियार के जो लाभ ये हैं कि क्या होती है कि केवल इसमें काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है और ये जो होता है भूमिगत क्षेत्र में जो भी आसान लक्ष्य होंगे उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, जवाबी और लॉन्ग रेंज हमले भी कर सकती है सुदूर क्षेत्रों में और खतरों में। और दूसरी बात यह है कि इसकी गति काफ़ी हाई होती है और इसकी परिवर्तनशीलता भी होती है। इसके चलते क्या होता है, मतलब वो चेंज ऐसे उसका ट्रैजेक्टरी जो है वो कभी ऐसे उलट पलट के जा सकती है वो। ठीक है, तो ऐसे में उसका कैपेसिटी ऐसी होती है, उसको पता लगाना काफ़ी कठिन होता है। भारत ने जो है अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम है उसके तहत जो है डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम उसके तहत मैक 6 स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण कर चुका है। हाइपरसोनिक अगर इस हथियार का विकास करें देखें तो अमेरिका, रूस, चीन क्या है ये अग्रणी है। और इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान जो है ऐसी तकनीक ये विकसित कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर पहली बार एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल किसका, जिरकॉन का भी इस्तेमाल किया था। ये भी आपको ध्यान देना है कि जिरकॉन क्या होता है। तो एंटो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल डीआरडीओ ने अपनी एक उससे संबंधित न्यूज है मिसाइलों से ही, डीआरडीओ ने समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका इस्तेमाल किस लिए होगा, तो जो अगर कोई शत्रु देश की बैलिस्टिक मिसाइल है उसको खतरे को निपटाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है अपने जो है बैलिस्टिक जो ट्रेजेक्टरी का जो है ये अनुकरण करती है। वही मैंने बताया ना कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो कैसे जाएगी, वो सीधे एकदम एक बार वायुमंडल से आगे निकल जाएगी ऊपर बाहरी अंतरिक्ष में और फिर वहाँ से क्या करेगी, सीधे लक्ष्य की तरफ आएगी। लेकिन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है वो ऐसे सीधे जाएगी। ठीक, हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल होगी वो ने बताया ना कि वहाँ एक बार रॉकेट से जाएगी फिर वहाँ से फिर जो है अपना जो डायरेक्ट हिट करेगी। ठीक है, ऐसी बातें यहाँ पे होती हैं। तो ये अंतर जो महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो क्या होती हैं, 5000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज की होती हैं। पृथ्वी वाला जो है ये हमारा जो है बैलिस्टिक वाला पृथ्वी 5 शायद है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अब वही एक क्रूज मिसाइल क्या होती है, एक ऑटोमेटिक जो होता है, ये ऑटोमेटिक यान होता है जिसमें क्या होगा, जो इसमें एरोडोमिक लिफ्ट के माध्यम से इसको उड़ान बनाए रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर जो है ये उड़ान भरती है। ब्रह्मोस मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये आपको क्रूज मिसाइल होती है, इसका ध्यान देना इसका। ठीक है,
तो नेक्स्ट अभी ध्यान देना कि सुर्खियों में कौन कौन सी अदर मिसाइलेज रही हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे सवाल जो होते हैं कभी कभी पूछ ले जाते हैं, और यूपी स्टेट पीसीएस वगैरह में तो सवाल बन जाएंगे इसी से डायरेक्टली। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं हम लोग। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बस जानना क्या है, मिसाइल किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने बनाया। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, यानी सरफेस पे जाके सरफेस पे मार करेगी। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब दूसरा बात है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल का किसने शुरू किया है? तो कैसे क्या क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि जो हल्का लड़ाकू विमान तेजस है उसी में अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने इसको स्वदेशी रूप से बनाया है। और ये कैसे है? ये ध्यान देना इसको कि हवा से हवा में मार करती है। मानी अगर फाइटर जेट है उसमें हवा में जो उड़ रहा है तो उसमें नीचे मिसाइल लगी, फिर वहाँ से हवा में एयर में मार करेगी। ठीक है, सुपरसोनिक विमानों का पता लगाने के लिए, उसे मारने के लिए काम इसको सौंपा गया है। दूसरी आती है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ द साइट NLOS, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये भारतीय वायुसेना को जो इजरायली है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिल चुकी हैं। कहाँ से? इजराइल से। स्पाइक NLOS को जो है वो क्या है, रूसी जो मूल के हेलीकॉप्टर्स हैं Mi-17 जो वाले हेलीकॉप्टर्स, उसमें वहाँ पे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ये छठे पीढ़ी की जो है संबंधित मिसाइलें होती हैं, जो क्या करेंगी, लंबी दूरी में ही अगर पहाड़ में कोई शत्रु छिपा है तो उसके ठिकानों को नष्ट कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत हैं। अगर एक बार आपने फायर कर दिया तो वो फिर मार ही देगी वो। ठीक है, भूल ही जाओ, लिखो फिको जैसे पेन होती है वैसे ही उसका इस्तेमाल, ध्यान देना है आपको। और इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब आपको ध्यान देना इसमें कि कुछ ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन जो कि न्यूज में रहे हैं। तो पहला है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस एंड बियॉन्ड हॉरिजॉन 201 तपस BS 201। तो भारतीय नौसेना और डीआरडीओ इन्होंने दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन से INS सुभद्रा जो है उस पर तपस UAV की कमान और नियंत्रण क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसको विकसित स्वदेशी रूप से किया गया है। और ये ध्यान देना है कि पहले इसको रुस्तम सेकंड जानते थे, लेकिन अब इसको जो है नाम बदल के तपस UAV बना दिया गया है। अब ये इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो बेंगलुरु स्थित जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसको बनाया गया है। डीआरडीओ मत लगा के चले आना। दूसरा है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर FWTD। तो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। FWTD क्या है? स्वदेशी हाई स्पीड से फ्लाइंग विंग युक्त जो है मानव रहित UAE है। और ये क्या है? टेललेस कॉन्फ़िगरेशन वाला फिक्स विंग आधारित विमान होता है। इसको डीआरडीओ का डीआरडीओ का वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान इसने इसको डिज़ाइन किया है। और अगर ध्यान इसमें देना है कि बिना किसी जो है मतलब पायलट की आवश्यकता का जो कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए पायलट का, और ये अपने ऑटोमेटिक वो जो है किसी भी रनवे से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसके लिए जो है GPS जो है उसका इस्तेमाल करता है गगन। ठीक है, गगन का ये इस्तेमाल करता है। दूसरा नेक्स्ट आता है MQ-9 रीपर। तो USA ने जो है भारत को 31 जो है US MQ-9B प्रीडेटर रीपर ड्रोन को बेचने की मंजूरी दी है। ये उसको हम सैटेलाइट की मदद से इसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं और 30 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है एक बार में। और क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है हम लोग अगर देखें तो असैन्य विमान जो होते हैं उसके साथ हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और रियल टाइम में डेटा इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी टोह लेने की जानकारियाँ वाली क्षमताओं से ये लैस होता है। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ विमान और हेलीकॉप्टर जो न्यूज में रहे। तो MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर जो है, तो ध्यान देना है कि भारतीय नौसेना को USA से छठवां जो है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर मिला है। इसका निर्माण किसने किया है? तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने किया है। सभी मौसम में उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर है। इसमें जो आधुनिक अगर एवियोनिक्स वैमानिकी देखा जाए, एवियोनिक्स यार कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें, एवियोनिक्स और सेंसर से जो है उसको लैस किया गया है। तो इसमें आधुनिक वैमानिकी मतलब जो भी वैमानिकी मतलब कि जो विमानन सेक्टर की जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें इस्तेमाल की गई हैं और सभी मौसमों में ये जो है ये अपना उड़ान भर सकता है। कई सारे मिशनों को डिजाइन करने के लिए इसको संपन्न करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें कई सारे जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हैं। निगरानी कैपेसिटी है, एंटी शिपिंग और खोज बचाव के लिए इसको कैपेसिटीज़ है, इसलिए इसको जानता है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को मिला है USA से छठवां वाला। ध्रुव जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्या है? तो इसमें अगर एक संस्था है, कौन है, रेगुलेशन संस्था है, वो सरकारी संस्था है, उसके अनुसार देखा जाएगा तो ध्रुव हेलीकॉप्टर उसमें जो डिफेंस सिस्टम है उसमें अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। तो नई पीढ़ी वाला जो है ये हेलीकॉप्टर है, सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसको बनाया है।
2 शक्ति इंजन पे स्वचालित है, सभी मौसम में उड़ सकता है। नेक्स्ट है हल्का लड़ाकू विमान तेजस। तो क्या है कि जो LCA तेजस है, इसने भारतीय वायुसेना में 7 साल की सेवा पूरी कर ली है और ये 4.5 पीढ़ी का है। हर मौसम में ये क्या है, उड़ सकता है। ये लड़ाकू विमान है और ये आक्रामक हवाई सहायता, नज़दीकी युद्धक ज़मीनी हमले करने में भी है। इसका विमान इसको किसने बनाया था? तो विमान बनाया था HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, लेकिन डिज़ाइन किया था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने। सबसे हल्का अपनी श्रेणी में सबसे छोटा विमान होता है, उड़ान के दौरान ईंधन भर सकता है हवा में ही। और अगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो मॉडर्न सेटेलाइट है उसके माध्यम से जो है ये इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली से ये लैस होता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। तो इंडियन आर्मी ने स्वदेशी रूप से विकसित LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगे रॉकेट्स और टारगेट गन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इसको 2022 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। बहुउद्देशीय है और सबसे बड़ा था इसका किसने निर्माण किया? तो HAL ने निर्माण किया है और अपनी श्रेणी का जो है एकमात्र विश्व का ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। ज़मीन से हवा और हवा में दोनों प्रकार की मिसाइलें मार सकता है। तो बहुत बहुत बेहतरीन है ये LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ जो पनडुब्बी सबमरीन्स जो न्यूज में रही हैं उसके बारे में बात की जाएगी यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेगमेंट। इसमें बात की जा रही है प्रोजेक्ट 75 इंडिया की। ये सवाल पूछा हुआ है, सवाल कहाँ पूछा हुआ है? वनडे एग्जाम्स में 2 बार पूछ चुका है ये। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है? ये परमाणु कार्यक्रम, तो इसके बारे में समझेंगे। तो अभी ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया परियोजना की जगह जो है प्रोजेक्ट 75 की जगह शुरू की गई है। प्रोजेक्ट 75 की जगह प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोजेक्ट शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान ये देना है। यानी 75 की जगह क्या शुरू की गई है? प्रोजेक्ट P75 इंडिया परियोजना। ये क्या है? 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण की योजना है, 2030 में समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो है एक भारतीय बुलदाता कंपनी को विदेशी सहयोगी से गठजोड़ करना इसमें आवश्यक है। ठीक, कंपलसरी कर दिया है, विदेशी सहयोग आपको लेना है। अब प्रोजेक्ट 75 क्या था कि जो पनडुब्बियों की 2 श्रेणी में से एक है। एक अन्य श्रेणी क्या है? प्रोजेक्ट 75 इंडिया। यह विदेशी कंपनियों से तकनीक के साथ क्या करेगी? स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण करेगी। ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट 75 था इसके तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, करंज, वागीर, वेला इसको शामिल कर लिया गया है नौसेना में। अब जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है इसके तहत 6 ट्रेडिशनल पनडुब्बी के निर्माण की योजना बनाई गई है जो क्या करेगी? एक बेहतर सेंसर, हथियार और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। INS इम्फॉल है। रक्षा मंत्रालय ने यार्ड 12706 इम्फॉल युद्धपोत के क्रेस्ट का अनावरण कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जाने वाले 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से तीसरा है। ठीक है। अब इसको डिजाइन किया है तो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया गया है और निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड ने किया गया। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वगैरह से लैस है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो महेंद्रगिरी युद्धपोत को भी कमीशन किया गया। ये प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी वर्ग का हिस्सा भी है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? ये आपको ध्यान देना है कि ये जो है प्रोजेक्ट 17A है वो फ्रीगेट्स प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उसी के युद्धपोत का जो है ये एक प्रकार का एक उसमें क्लास बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। और इसमें देखा जाए तो इसमें प्रोजेक्ट 17 में बेहतर स्टील्थ फीचर होते हैं, उन्नत हथियार सेंसर्स हैं और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी लगे हुए हैं। प्रोजेक्ट 17 जो A है वो जहाज़ों को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने स्वयं डिजाइन किया गया है। यानी जो 17A के जो भी जहाज होंगे नीलगिरी वर्ग वाले या फिर जो भी वर्ग होंगे इसमें जहाज़ों को कौन डिजाइन करता है? युद्धपोत वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो खुद डिजाइन करता है। लेकिन अगर ध्यान देना रक्षा मंत्रालय ने जो यार्ड वाला जो INS इम्फाल को जो ये शामिल किया है उसकी क्रेस्ट का, तो उसको किसने डिजाइन किया है? तो वो आपको डिजाइन किया युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने किया है। नेक्स्ट आपका आता है अन्य जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको बताएंगे इसमें कि धनुष आर्टिलरी गन्स के बारे में बात की जा रही है। ये धनुष जो है, धनुष वाले आर्टिलरी गन्स 155 mm की लंबी और 45 कैलिबर वाली आर्टिलरी रेंज जो गन होती है इसकी रेंज 36 किलोमीटर है। और ये स्वदेशी रूप से पहली आर्टिलरी गन है जो लंबी दूरी तक मारक क्षमता इसकी है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो है ऑटो लेइंग की सुविधा से जो है सेल्फ प्रपोर्शन यूनिट भी है इसमें और इनर्शियल नेविगेशन आधारित जो है वो साइटिंग सिस्टम भी है ये। ठीक है। इसमें आपको ये भी ध्यान देना है क्लस्टर बम्स जो हैं ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो USA ने नए सैन्य सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को क्लस्टर बमों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। क्लस्टर बम आप जानते हो क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है और बार बार अटैक्स हो ही रहे हैं।
तो यूएसए ने जो है ये सहायता दी है और यूक्रेन को क्लस्टर बमों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। क्लस्टर बम्स कैसे होते हैं, जिसमें 10 से लेकर सैकड़ों बम ये छोटे छोटे होंगे, इसमें ले आ सकते हैं क्लस्टर बम, और इसको विमान से गिराया जाएगा और मिसाइल से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर किसी रॉकेट तोप वगैरह के इस लॉन्चर से इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो भी टारगेटेड एरिया होगा वहाँ पे एक निश्चित ऊंचाई होगा वहाँ पे, और ये क्या होते हैं, खुल जाते हैं और ये क्या करेंगे, एक साथ कई सारे बम यहाँ पे विस्फोट हो जाते हैं। ठीक है। निराक्षी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ही आपको अजीब लग रहा होगा। तो भारत ने अपना पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी को लॉन्च किया गया है। अंडर वाटर व्हीकल है, जैसे यूएवी होता है, यूएवी होता है, उसी तरह से AUV है, यानी अंडर वाटर व्हीकल्स है। इसका उपयोग क्या होगा, खदान का पता लगाने के लिए, खदानों को बंद करने के लिए, या फिर नीचे जल के नीचे सर्वे करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। 4 घंटे तक पानी में रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। किसने बनाया इसमें, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड और एक MSME संस्था है AEPL एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है वरुणास्त्र। भारतीय नौसेना का जो लाइव वॉरेट है उसके साथ वरुणास्त्र का समुद्र के भीतर लक्ष्य के विरुद्ध जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। एक पोत है, जो पोत होती हैं उस पर यहाँ से एक पनडुब्बी रोधी टारपीडो होता है, स्वदेशी रूप से वो क्या करेगा, जल के नीचे जा करके पनडुब्बी को जो है वो मार सकता है, वो टारपीडो से है। वो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कौन बनाया है, तो DRDO का जो है वो नेशनल नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी उसके द्वारा डिजाइन किया गया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान देनी है। थर्मोबेरिक बम्स क्या होते हैं, तो मानवाधिकार समूह है, उसकी मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबेरिक बम का इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। ठीक, तो थर्मोबेरिक बम को क्या बोलते हैं, वैक्यूम या एरोजोल बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं। इसमें दो अलग अलग विस्फोटक होंगे, चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। जब लक्ष्य से टकराएगा तो पहला विस्फोटक चार्ज कंटेनर को खोलेगा, फिर फ्यूल मिश्रण को फिर क्या करेगा, बादल के रूप में फैला देगा। फिर जब बादल फैल जाएगा तो उस बादल में एक विस्फोट होगा और एक बड़ा आग का गोला जो है वो बहुत बड़ा लहर और एक पूरा वैक्यूम क्रिएट कर देगा, आसपास की पूरी ऑक्सीजन को सोख लेता है और बहुत बड़े स्तर पे जो है ये क्या होती है, एक प्रकार की हानि होती है। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट संजय। तो थल सेना ने प्रोजेक्ट संजय, ध्यान देना प्रोजेक्ट संजय किस लिए है, तो प्रोजेक्ट संजय के तहत एक जो है नई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली पर काम कर रही है बनाने के तहत। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम की बात कर रही है प्रोजेक्ट संजय। कौन, थल सेना हमारी। इसके तहत सभी जो बैटल फील्ड्स हैं उसके लिए निगरानी केंद्र बना रहे हैं। जैसे मान लो आप लद्दाख हो गया, सियाचिन हो गया, ठीक है, इधर आपका पूरा LAC वाला एरिया हो गया, LOC हो गया, LAC दोनों हो गया, ठीक है, पूरा चीन वाला अरुणाचल प्रदेश से लेकर के ये क्या है हमारे बैटल फील्ड्स हैं, यहाँ पे काम हो सकते हैं। इसको निगरानी केंद्र बनाएगा। यहाँ पे हजारों सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, कमांडिंग सेंटर बनाए जाएंगे और इनकी एक लाइव तस्वीरें जो होंगी वो एक कमांड सेंटर में और पूरे सेंसर के साथ वो लैस होंगी। और ये क्या होंगे, एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके सेंटर सूट ग्रिड का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे उसको पूरा किया जाएगा। और इसमें बात है कि इसमें युद्ध निगरानी प्रणाली जो है वो क्या करेगी, एक नए टेक्नोलॉजी पे बनी होगी, नए पूरे उन्नत टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। और सबसे बड़ी बात है रियल टाइम डेटा ये देंगी। मैंने यहाँ पे मंथली मैगजीन पढ़ा था, रियल टाइम डेटा ये प्रोवाइड करेंगी सभी बैटल फील्ड्स की। इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट संजय। ठीक है, ऐसे में ये वाला यूनिट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स दिखा दूं। इंडेक्स में आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सा मैंने टॉपिक साइंस एंड टेक में कंप्लीट कर लिया है। तो आप देखो कि पहला वाला यूनिट बायोटेक्नोलॉजी वो मैंने कंप्लीट करा दिया। फिर इसके बाद मैंने हेल्थ पढ़ाया था क्योंकि हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके बायोटेक्नोलॉजी के साथ हेल्थ पूरा कंप्लीट करा दिया। 5वां वाला यूनिट जो है आपका अल्टरनेटिव एनर्जी आज मैंने कंप्लीट कराया। और उसके बाद 6वां वाला यूनिट जो है डिफेंस, ये वाला भी यूनिट मैंने आज कंप्लीट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको कल मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ अवार्ड और प्राइज और मिसलेनियस, 2 टॉपिक कल कराएंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन 2 टॉपिक करा करके स्पेस टेक्नोलॉजी और IT एंड कंप्यूटर एक साथ कराएंगे। 2 दिन में आपकी पूरी मैगजीन खत्म। इसके बाद हम लोग जो है मंथली मैगजीन्स और IR के मैगजीन्स को भी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।